बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर लेंगे T2 स्टार। ठीक है, T2 स्टार। इससे अगले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट T2। ठीक है, और आज हम डिस्कशन कर लेंगे T2 स्टार की कि T2 स्टार हमारे साथ क्या है। जिस तरह हमने कहा था कि T2 में हमारे साथ जस्ट इंट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो T2 स्टार में हमारे साथ क्या होती है? T2 स्टार में हमारे साथ बोथ इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, T2 में हमारे साथ जस्ट इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, लेकिन T2 स्टार में हमारे साथ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बोथ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंट्रिंसिक, जिस तरह इंट्रिंसिक को हम स्पिन रिलैक्सेशन भी कहते हैं, और स्पिन रिलैक्सेशन हमारे साथ इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, अच्छा, तो T2 स्टार हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन किस तरह कर लेंगे कि जब हमारे साथ डिके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन caused by intrinsic magnetic field and extrinsic magnetic field is called T2 star. Is called T2 star relaxation. ठीक है, जब हमारे साथ डिके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हो जाए, लेकिन ये डिके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कौन काज कर ले? बोथ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड और एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे साथ इंटरनल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में डिके काज हो जाए, तो हम इसे नाम देते हैं T2 स्टार रिलैक्सेशन। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वजह से ये होता है कि जब हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डिफेजिंग आ जाता है, जब हमारे साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे साथ क्या आ जाता है? डिफेजिंग। ठीक है, जब हमारे साथ डिफेजिंग इफेक्ट आ जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब हमारे साथ डिफेजिंग इफेक्ट मतलब कि आउट ऑफ फेज इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डिफेजिंग मीन आउट ऑफ फेज। ठीक है, आउट ऑफ फेज, जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे साथ डिफेजिंग आ जाए, तो इसका जो हमारे साथ इलाज है वो दो तरीके से है। एक है हमारे साथ, हम इसको अगले लेक्चर में भी हम इसे डिस्कस कर लेंगे, जब हम स्पिन इको और ग्रेडियंट इको, मतलब कि स्पिन इको सीक्वेंस और GRE सीक्वेंस, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस को आ जाए, तो इसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसे अभी डिस्कस कर लेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे साथ जब डिफेजिंग इफेक्ट आ जाए, मतलब कि प्रोटॉन आउट ऑफ फेज हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज दो तरीके से है। एक है स्पिन इको में, ठीक है, स्पिन इको सीक्वेंस में। तो जब हमारे साथ इसमें डिफेजिंग आ जाए, तो स्पिन इको में इनहोमोजेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? हम 180 डिग्री RF पल्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्पिन इको में हम डिफेजिंग इफेक्ट को, इनहोमोजेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए, इनहोमोजेनिटी
इनहोमोजेनिटी को ख़त्म करने के लिए, इनहोमोजेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री RF पल्स को यूज करते हैं। ठीक है, when there is dephasing effect and the external magnetic field, then we use 180 degree RF pulse to eliminate the inhomogeneity and spin echo sequence। ठीक है, spin echo sequence में external magnetic field की dephasing effect को ख़त्म करने के लिए इसका इलाज यह है कि spin echo sequence में हम 180 degree RF pulse को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में, GRE सीक्वेंस में, GRE सीक्वेंस में ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन जब हम GRE सीक्वेंस में बात कर लें तो GRE सीक्वेंस में हमारे साथ 180 डिग्री RF पल्स नहीं है, तो हम हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद वाले लेक्चर में भी, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, there is no 180 degree RF pulse, ठीक है, in GRE। ये मेन और बेसिक पॉइंट है कि स्पिन इको सीक्वेंस में हम डिफेजिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, इनहोमोजेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए 180 डिग्री RF पल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन GRE सीक्वेंस में हमारे साथ 180 डिग्री RF पल्स है ही नहीं, तो इसमें हम इनहोमोजेनिटी को किस तरह ख़त्म करते हैं, इनहोमोजेनिटी को ग्रेडियंट के थ्रू ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये नोट कर ले, फिर हम ऐसे अगले वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह ग्रेडियंट इसको ख़त्म करते हैं, तो इसको हम फिर with the help of gradients, इनहोमोजेनिटी को खत्म करने के लिए GRE सीक्वेंस में हम फिर ग्रेडियंट को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा था कि जब हमारे साथ डिफेजिंग आ जाए, आउट ऑफ फेज हो जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन, तो हम ऐसे GRE सीक्वेंस में स्पिन इको सीक्वेंस में 180 डिग्री RF पल्स के जरिए से इसको इनहोमोजेनिटी को एलिमिनेट करेंगे, और 180 डिग्री और GRE सीक्वेंस में 180 डिग्री RF पल्स हमारे साथ नहीं होता, तो हम इसे ग्रेडियंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, इनहोमोजेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो हमारे साथ स्पिन इको में ट्रू T2 रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, स्पिन इको में हमारे साथ क्या होती है, ट्रू T2 रिलैक्सेशन होती है। क्यों ट्रू T2 रिलैक्सेशन? इस वजह से होती है कि हमारे साथ यहाँ पे इनहोमोजेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए 180 डिग्री RF पल्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको ट्रू T2 रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जो कि स्पिन इको में यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बेसिक पॉइंट ये है कि T2 स्टार जो है ये शॉर्टर होगी। ठीक है, शॉर्टर देन T2। ठीक है, T2 स्टार जो है वो हमारे साथ शॉर्ट होगी। ठीक है, शॉर्ट होगी T2 से। ठीक है, हम इसको फिर ग्राफ के जरिए से एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट है MCQs और पॉइंट ऑफ व्यू से कि T2 स्टार हमारे साथ शॉर्टर है T2 से। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो T2 स्टार और T2 की जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस किया है, उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय T2 स्टार। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T2 प्लस गायरोमेट्रिक रेशो डेल्टा B। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये हमारे साथ है गायरोमेट्रिक रेशो। ठीक है, क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो, और ये डेल्टा B जो है वो हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी है। ठीक है, ये क्या है हमारे साथ, मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। ठीक है, अच्छा, हम अब इसको ग्राफ के जरिए से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको सिग्नल
और हमें पता है कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में यानी T2 टाइम है, T2 टाइम है, तो T2 टाइम में हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में 37% तक रिडक्शन आ जाती है। ठीक है अच्छा, और इस पे हम इको टाइम, ठीक है, यह हमारे साथ कर्व T2 स्टार की बात कर रहे हैं। ठीक है, T2 स्टार कर्व है। अच्छा, तो हमारे साथ अगर हम देखें T2 स्टार में और T2 बोथ में हमारे साथ रिडक्शन होती है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की, और रिडक्शन कितनी होती है 37%। लेकिन मेन डिफरेंस T2 स्टार और T2 में ये है कि T2 में हमारे साथ जस्ट इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जस्ट क्या होती है, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जबकि T2 स्टार में हमारे साथ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है प्लस एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, T2 स्टार में हमारे साथ बोथ इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि T2 में हमारे साथ जस्ट ओनली इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जिस तरह के हमने पॉइंट डिस्कस कर ली कि T2 स्टार हमारे साथ शॉर्टर है T2 से। ठीक है, तो ये भी एक मेन पॉइंट है। हम अब इसको डिस्कस कर लेंगे इस ग्राफ के ज़रिए से। ठीक है, तो हम अगर T2 को देखें तो इसकी ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये किसकी ग्राफ होगी, T2 डीके की। और अगर हम T2 स्टार की डीके को देखें तो इसकी ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह से बनते हैं। ये क्या होगी, ये T2 स्टार की डीके होगी हमारे साथ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि T2 स्टार किस तरह हमारे साथ शॉर्टर है T2 से। तो इसी को देखें, ये ग्राफ को, ये हमारे साथ क्या है, ये वाला हमारे साथ है T2 स्टार के। तो यहाँ पे हमारे साथ होगी T2 स्टार डीके। ठीक है, और अगर हम देखें इसी लाइन को अगर हम फॉरवर्ड इस तरह कंटिन्यू कर लें तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाता है, T2। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ T2 स्टार जो है वो हमारे साथ शॉर्टर है एज कंपेयर टू T2, क्योंकि हमारे साथ T2 शॉर्टर है। शॉर्टली मतलब कि डिकी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है, और इसमें हमारे साथ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से, और T2 में हमारे साथ जस्ट ओनली इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे साथ मेन डिफरेंस है बिटवीन T2 एंड T2 स्टार।